महोदय को नमन करते हुए मैं अब श्रीमती उर्मिला रतौड़ी जी जो हमारी सर PPI की वो भी है मास्टर उर्मिला चंद्रा जी सबको जय मूल निवासी जय और नमो बुद्धाय। आप लोग इतना सब कुछ तो बोल ही चुके हैं, बाकी तो बचा तो है नहीं हमारे लिए कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर आप लोग सब बोल रहे हैं कि मतलब लेडीज़ को घर से बाहर निकलना चाहिए, तो हम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं ना कि जब भी कभी ऐसी मीटिंग हो तो हम अपनी वाइफ को साथ में ले जा सकते हैं, तो हम अपने ही से शुरुआत कर सकते हैं ना, तो हमें शायद कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो। और जो हमें अकेलेपन की लगती है, जैसे मैं अकेली बैठी हुई हूँ, तो माना कि हमारा घर है, लेकिन अगर कोई भी एक लोग लाते तो हम शुरुआत हो जाती ना हमारी अपनी, तो हम दो हो जाते मिलने के बाद। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम सोच ही नहीं पाते, या हम सोच रहे हैं तो हाँ जो हमारे घर के मर्द हैं वो सुनने ही नहीं देते, बिल्कुल हमें बोलने ही नहीं देते, या कुछ थोड़ा सा स्टॉप कर देते। जैसे आपने अभी बोला था कि कुछ भी संदेश हो तो वो तुरंत स्टॉप कर देते हैं वहीं पर, मतलब इनके पास दिमाग ही नहीं हो। वैसे कहावत में बोल जाता है औरतों को तो घुटनों में दिमाग होता है कहते हैं ना लोग। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बस मैं यही बोलती कि आप लोग एक बार प्लीज़ शुरू करिए अपने भी लेडीज़ को। अगर बच्चे नहीं आ सकते तो वाइफ को तो हम पीछे बिठा के ला सकते हैं ना, कर ही सकते हैं। और भैया तो आप तो ला ही सकते थे, कहाँ चले गए आप तो ला ही सकते थे, आपका तो नजदीक ही है। बाकी लोग प्लीज़ इस बार तो मीटिंग में सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो अगर थोड़ी सी अगर मेरी माने तो, क्योंकि आज तो है ये माता जी का, अगर इनको भी नमन करते हैं तो थोड़ा सा मेरे लिए कर दीजिए प्रयास ये, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, बाकी सब जय मूल निवासी जय। धन्यवाद मैडम। और बहुत आपने एक महत्वपूर्ण विषय छेड़ा इनके लिए कि चैलेंज इनके लिए सबके, हालांकि सबकी थोड़ी बहुत कुछ अपनी बाध्यताएं रहती हैं, कुछ की जिम्मेदारी कुछ और है, ये है, लेकिन पर क्या हम लोग प्रायोरिटी पर अभी तक हम लोग नहीं ले पा रहे इस चीज़ को। जब कोई कार्य हमारे प्राथमिकता पर नहीं आता तब तक हम उसको तरजीह नहीं देते। और ऐसा मत समझिए कि समाज में जो होता है, जो लोग लिख सट के चलते हैं हमेशा सफलता के या बेंचमार्क वही सेट करते हैं। और अगर आप भी, मैं समझता हूँ आप यहाँ बैठे हैं तो एक बेंचमार्क हमारे लिए, अन्य महिलाओं के लिए, हमारी समाज की बहुत सारी, हमारे समाज की, मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी महिलाएं वो सारी हमारे समाज की ही हैं, वो तो अन्य समाज की है ही नहीं, वो तो सारी मूल्य समाज की है। तो उन्होंने ऐसे बहुत बेंचमार्क सेट किए हैं जो हम प्रेरणा देते हैं, चाहे माता सावित्रीबाई फुले हो, चाहे माता जिजाऊ हो, चाहे हमारी अन्य महिला नेत्री रही हो कोई भी। तो ये है कि आप भी ऐसा नहीं समझिए कि पुरुष चुप कर देते, चुप कर देते हैं तो आपको समान अधिकार हमारा संविधान देता, तो चुप मत होइए कहीं भी। अब चाहे घर हो, लड़ाई हमेशा घर से लड़ी जाती है, और चुप होने का मतलब यह है कि हम हमेशा चुप ही होते चले जाते हैं। अगर कहीं गलत हो तो उसके विचार का आप उसका तथ्यों के साथ में रखिए और उस बात को तथ्यों से पेश कीजिए। और ये तो आप देखते हैं, ख्याल हो महिलाएं घरों में भारी पड़ती है सब पे ही, लेकिन जो ये तथ्यात्मक रूप से होना चाहिए। और आगे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में जो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, हालांकि मेरी तो अपनी पद्धति चली है, मेरे पास सबसे छोटी बच्ची मेरे पास ही होगी, इसलिए मेरी अभी नहीं आ सकती थी, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ। और अब मैं इसी कड़ी में आगे जो माता सावित्रीबाई को पुनः नमन करते हुए हमारे एक सीनियर कार्यकर्ता माने सुरेश गौतम जी, उनसे कहूँगा कि अपने विचार रखें और हम प्रेरणा दें। थैंक यू सर। आप सभी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और जो 1 जनवरी बीती है, साल हर साल बदलते हैं, लेकिन उस दिन इतिहास बदलने का जो काम किया, शौर्य दिवस से हम बार बार बोलते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। और एक दिन बहुत खास दिन है उस दिन का कि 1 जनवरी 1848 को हमें ज्ञान लेने के लिए जो पहला प्रवेश मिला था, यानी कि पहला स्कूल खुला था, वो 1 जनवरी 1848 को ही खुला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हमारे पुरखों ने कितना भी काम, जो भी काम किया है, आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ
कि इतिहास के पन्नों में कहीं हमारा इतिहास दफन हो चुका था। कम से कम 1800 पहले का जो इतिहास है और 19वीं शताब्दी का इतिहास है पूरा, वो ब्राह्मणवादी शक्तियों ने मतलब बिल्कुल उसे दफन कर दिया था। और आज वर्तमान में अगर किसी ने अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में अगर किसी संगठन को श्रेय जाता है तो वो केवल वामसेन, क्योंकि अब से 50 साल पहले 40 साल पहले राष्ट्रपिता फुले कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर, सिवाय महाराष्ट्र के कुछ चंद एरिया को छोड़कर पूरे देश में कोई नहीं जानता था इस बात। तो ये जैसे राष्ट्रपिता फुले ने छत्रपति शिवाजी का इतिहास जिंदा किया था, जो ब्राह्मणों ने शिवाजी को दफन कर चुके थे। हम अभी साथी मेरे कह रहे थे स्टार्टिंग में राजमाता और राष्ट्रमाता, ये बड़ा ये विषय शब्द जो इस तरह के नहीं है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर या राजमाता जिजाऊ, जो राजा जिन्होंने इस मूल निवासी बहुजन समाज के लिए इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए जो काम किया, जिन राजाओं ने, तो जो उनकी माताएं थी उन माताओं ने उनको प्रेरित किया, उनको प्रशिक्षित किया, जिनको हम राजमाता बोलते हैं। और राष्ट्रमाता कई साथियों ने बताया कि केवल और केवल वो जो महिलाएं 30 बच्चों पढ़ाया गया स्कूल खोला, तो वो केवल हमारी समाज की नहीं थी। जब वो पहला स्कूल खुला सावित्रीबाई फुले के द्वारा, तो 6 लड़कियां जो पहली लड़कियां आई, तो वो 6 लड़कियों में 4 लड़कियां ब्राह्मणों की थी और 2 लड़की मात्र जो है, एक जो पहली लड़कियां थे जो ब्राह्मण थी, उसमें से स्पेशली जो दुर्गा देश पांडे और एक 2 लड़की का मतलब मैं नाम भूल गया हूँ, माधवी सिप्रा, ये लड़कियां ब्राह्मणों की थी। और कई 2-3 लड़कियां जो मतलब हमारे केवल एक लड़की कुम्हार की थी और एक लड़की जो तो ब्राह्मणों जाति की मतलब थोड़ी जो धनगर लड़की थी, वो धनगर लड़की थी। यानी कि 4 ब्राह्मणों की थी और 2 हमारी शेड्यूल कास्ट की थी, कह सकते हैं इससे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो हमारे महापुरुषों ने जो काम किए तो उनको हम रिपीटेशन करना हमारा मकसद नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो जो करके चले गए वो तो कर दिया उन्होंने। दरअसल हम किस परिप्रेक्ष्य में उनको बात करना चाहते हैं, हम क्यों उनकी बात करना चाहते हैं, हम जो आंदोलन की बात करते हैं, स्पेसिफिक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा, अगर जब सबसे लाइफ का उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट एज ए आंदोलन की दृष्टि से सबसे बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि जो फुले साहब ने जो नींव रखी किसी काम की, उस काम को तो वो साथ में लग गए और करते चले गए, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब 1890 में राष्ट्रपिता फुले इस दुनिया से गए, तो वो जो 7 साल का पीरियड है, जो 7 साल रहे, उन्होंने उस आंदोलन को बिल्कुल उसी प्रखरता के साथ, उस बखूबी समझ के साथ जो उसको मूवमेंट को चलाया और वो नेक्स्ट जनरेशन को मतलब हाथ में थमा दिया। और वो उनके आंदोलन की जो स्पीड थी, जो इनके आंदोलन की जो तीव्रता थी, हम बच नहीं सकते, यानी ये ब्राह्मण व्यवस्था बच नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया कि उस आंदोलन को जो महाराष्ट्र के चारों तरफ थे, तो जो शंकर तिवारी जो था उसने अपने जो कहते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश जिसने लिखा, क्या नाम था उसका, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने जो उसके जो वो थे, जो उसका बनाया 75 में आर्य समाज, तो उन्होंने एक भी, आप आज भी देखिए कि आर्य समाज का कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र नहीं मिलता आज भी एक भी, लेकिन पूरे भारत में आर्य समाज ही मिलते हैं, क्योंकि उस आंदोलन की प्रतिक्रांति के तौर पर उन्होंने पूरे भारत में फैला दिया। और पूरे, क्योंकि पैसे के पास उनके पास कमी नहीं थी, लोगों के पास उनके पास कमी नहीं थी, तो सब चीज़ थी। तो महाराष्ट्र में इस आंदोलन को रोकने का काम जो है, बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। अभी जो साथी ने कहा कि भाई हमें अचानक जो मतलब एक कार्यक्रम लगाना पड़ा, इसका हमारा मकसद ये नहीं था कि हम इस कार्यक्रम को लगाना है, इसकी प्रतिपूर्ति केवल इसकी फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि हर कार्यक्रम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम लोग जो कार्यकर्ता स्पेशली बैठे हुए थे यहाँ, अगर वो बूस्टअप हो जाते हैं, आज बैठक लेकर अगर हम थोड़े बूस्टअप हो जाते हैं, क्योंकि शिथिलता अभी आपने की थी, तो कम से कम कार्यकर्ताओं के बीच में अगर हम ये बात करते हैं तो कम से कम वो कार्यकर्ता बूस्टअप हो जाए और इस काम को लेने
को लेकर आगे बढ़े, सोसाइटी में बढ़े। अगर ये इतना मकसद हमारा है कि कम से कम हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि फूले साहब की हम बात अगर दंपति की बात करें तो वो जो आंदोलन है, हम आंदोलन लोग अगर वास्तव में इन महापुरुषों के विरासत के सच्चे अगर वारिस कोई है तो फूले साहब ने जो, अभी हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, उस वक्त में उन्होंने 18 स्कूल खोले, 18 स्कूल खोले। लेकिन क्या आज स्कूल खोलने जा सकता है? क्योंकि स्कूल एकेडमिक एजुकेशन लेना, क्योंकि वो एक फायदे, फूले साहब ने एजुकेशन की बाकायदा डेफिनेशन दी, शिक्षा क्या है उसकी परिभाषा उन्होंने गढ़ी, और अभी हम अधूरी परिभाषा जानते हैं उनके बारे में। फूले साहब ने कहा कि सही और गलत की पहचान कराना ये एजुकेशन है, सही और गलत की पहचान कराना ये एजुकेशन है। और इतना ही नहीं बल्कि सही के लिए संघर्ष और गलत का विरोध करना, ये कंप्लीट उसकी जो परिभाषा है एजुकेशन की। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान, अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो आपको ज्ञानवान बनना पड़ेगा, और अगर जो आपको सम्मान चाहिए तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। ये दो जो स्लोगन उन्होंने कहे कि आपने अगर जो ताकत चाहिए, शासन चाहिए, अपने अधिकार चाहिए तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, और अगर जो आपको सम्मान चाहिए तो आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। ये दो जो टर्म्स उन्होंने दी, तो जब ये सभी बात जानते हैं कि जब फूले साहब अपने एक मित्र की शादी में गए तो पूरे बाहर निकाल दिया, सब बात जानते हैं हम लोग। स्पेसिफिक जो उसमें एक टच करने वाली बात है, टच करने वाली बात ये है कि जब फूले साहब बैठे हुए थे, सोच रहे थे, तो ये बातें सभी जानते हैं कि वो जो दो लोग थे, अछूत लोग थे, जिनके गले में हांडी बंधी हुई थी, पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, तो उनके वो हंस रहे थे, और जब उनकी वार्ता होती है तो वो कहते हैं, वो हंसते हुए अछूत, कि अभी धक्का दिया है ना, बेइज्जती की है ना, कि तू वहाँ गया ही क्यों था, बता। अच्छा राजा, जब तुझे बता कि तू गया ही क्यों था वहाँ पे, तो उसने कहा यार बताओ, मतलब मुझे सिर्फ धक्का दिया, और मतलब इनके एहसास तक भी नहीं है, तो वो रात भर नहीं सोई। तो फूले साहब वहाँ कहते हैं कि जो स्वाभिमानी लोग होते हैं ना, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, अपमान उनको खटकता है, वरना बहुत लोगों का अपमान होता है, उन्हें खटकता ही नहीं। जिनको अपमान खटकता है उन्हें लगता है कि यार ये मेरा अपमान हुआ, कहते हैं ना कि बस सर्दी और अपमान जितना महसूस करो उतना लगता है। तो अपमान जब उनको खटका तो उन्होंने जब ये निर्णय निकाला, सोच का मतलब जब निकाला, तो उन्होंने कहा कि हमें एहसास नहीं है कि हमारा जो, अब उन्होंने जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गले में तुम्हारी हांडी है और तुम्हारे पीछे झाड़ू बंधी है, तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है क्यों हो रहा है, कि ये तो हमारा जो पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म का कर्म है जिसकी वजह से मतलब ये वो हुआ। तो फूले साहब सोचते रहे, कहा कि यार अब जो मतलब जो है क्या है कि हम जो एक जो मूवमेंट जो मुझे चलाना है, जो मुझे काम करना है, मुझे करना क्या है कि मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाना है, क्योंकि हमारे इस शरीर का, हमारा जो लोग अपमान करते हैं तो उनका काम वो कर लेंगे, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं करते, अपना खुद का सम्मान नहीं करते, तो लोग तो अपमान करेंगे ही, उनका काम है, क्योंकि उन्होंने हमसे जो है हमारा शोषण करना है, हमारी कमाई खानी है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम इस बात में कह सकते हैं। तो हम अपना अपमान भी जो है अपमान ही करते हैं, अपना सम्मान खुद भी नहीं करते। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाने का जो स्टार्ट किया फूले साहब ने, दरअसल इस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड चाहिए थी, जो आवश्यकता चाहिए थी, उन्होंने कहा कि जब हमें ज्ञान होगा तब हम अपना सम्मान कर सकते हैं, तब अपना हम स्वाभिमान बता सकते हैं, क्योंकि फूले साहब को ये बात समझ आई और बाकी सोसाइटी सारी की सारी वो थी। तो जब अपने फादर से वो बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं कि मैं जो है ये काम करने जा रहा हूँ और ये काम करना है, तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मतलब मुझे जो है ये मेरा इस तरह मतलब अपमान किया है और मुझे पसंद नहीं है कि मैं तो इसके खिलाफ मतलब जो आंदोलन करूँगा, ये काम करूँगा। तो गोविंद राव साहब बोलते हैं, उनके फादर का नाम था, कि शुक्र मना जो थी कि तेरा सिर्फ धक्का देकर अपमान किया है, कि तू जानता है
कि महारों को टीका लगाकर जिंदा दफनाते थे अगर उनके सामने खड़ा होता था फालतू को। सुतार और सुनार जो पूना के मतलब आसपास का जो ढंड एरिया है, सुतारों को और सुनारों ने क्या किया कि वहां पर उनके देखा देख ब्राह्मणों के उन्होंने वो पहन लिया था जनेऊ। कि तू जानता है उनके बराबरी करने की क्या सजा होती है? कि सुतारों ने सुनारों ने जनेऊ पहन लिए थे तो ब्राह्मणों ने उनको वो मेटल के तार के वो बनाए, उनको लाल किया और उनके बदन पर दाग दिए गए थे। तेरा सिर्फ अपमान ही किया है, तू शुक्र मना। गोविंद ने कहा ज्योतिराज, मेरी ये घटना बताने के पीछे सिर्फ इतना मकसद है क्योंकि वो गाथा गाना नहीं है। सिर्फ इतना मकसद मेरा है कि हम जब कह रहे हैं कि जो हम अपने महापुरुषों की विरासत के अगर वारिस वास्तव में हैं तो उन्होंने क्या किया ये जानना जरूरी है। लेकिन जानने के पीछे का जो मकसद है अगर हम वो नहीं जानते, क्योंकि हम जो वो ज्ञान की बात करते हैं, जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो ज्ञानवान बनाना अपने साथियों को, क्योंकि फुले साहब ने कहा कि अगर आप जो चाहते हैं बिना ज्ञानी बने, बिना ज्ञान लिए आप जो शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, वो ताकत नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस मूवमेंट को चलाने के लिए अपने महापुरुषों के, उसके लिए लोगों को इसीलिए वामसेव हम कहते हैं बार बार कि जब वो कहते हैं कि फुले साहब और बाबा साहब का जब सच्चे वारिसों मतलब हम बात करते हैं, विचारधारा को बार बार बोलते हैं। विचारधारा को समाज में फैलाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विचार को जब एक बार फ्लोट होता है तो उसको फैलाने वाले लोग हजारों लोग हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सर ने मतलब ये हमें वो दिखाई डॉक्यूमेंट्री दिखाई, ये हजारों डॉक्यूमेंट्री हैं। ये विचार चलते रहेंगे, लेकिन विचारों के माध्यम से जो आंदोलन की जो ताकत निर्माण करनी है, वो निर्माण करने के लिए जो प्रशिक्षित चाहिए, जो प्रशिक्षण लोग चाहिए, प्रशिक्षित लोग ही इस हमारे जो खाबर्डे साहब थे वो बोला करते थे कि विचारधारा ये खेत में एक जो बंजर खेत होता है उसमें आपने अच्छी बेहतर कितनी भी बेहतर फसल का बीज डाल दो, अगर वो फसल बीज कितना बेहतर और खेत खराब हो तो आप उससे अच्छी फसल ले नहीं सकते। तो जो विचार जो है ये ऐसे आपके बीज, लेकिन उन जहां आपने बीज डालना है, जिस आंदोलन को खड़ा करना है, तो वो खेत तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उन विचार के माध्यम से जो प्रशिक्षित लोग हैं, जिस मात्रा में आपके पास प्रशिक्षित लोग होंगे वो उस जमीन को बेहतर फर्टिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी तो लोगों का अपना एक दिमाग है, ऐसा नहीं कि मतलब वो कम दिमाग है, बेहतर लोग हैं, तो जिसको जितनी समझ होगी वो उससे फ्लोट करता जाएगा विचारों को। लेकिन जो बिल्कुल सुसंगत विचार होंगे, जो मतलब एक दिशा में विचार होंगे, उनको बोना, उसकी फसल को निराई गुड़ाई करना एक प्रशिक्षित आदमी कर सकता है। किसान की बात करते हैं ना, तो किसान जो भी होगा, जितना बेहतर किसान होगा उसके पास उतनी फसल होगी, जितना नया किसान अनट्रेंड किसान होगा उसकी फसल भी बेकार होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इन महापुरुषों के आंदोलन को समझें और अपने जो लोग हैं काम करने वाले, इन विचारों को बिल्कुल सुसंगठित करना, उनको आंदोलन की माला में पिरोना और उन लोगों को तैयार करना, तभी ये मकसद हो सकता है। वरना हम विचारों को कितना ही फैला लें तो खापर्डे साहब कहते हैं कि ये बांझ गाय के समान है, वो हष्ट पुष्ट दिखाई देगी लेकिन दूध नहीं देगी। तो ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम हमारी जितनी ज़्यादा मीटिंग्स होंगी और वैचारिक दृष्टिकोण हम रखते हुए और अपने लोगों को तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, केवल वामसेव का यही काम हो। जो फुले साहब कहते हैं ना कि अगर ताकत चाहिए तो ज्ञानवान बनाओ और सम्मान चाहिए तो चरित्रवान बनाओ, तो वामसेव जो लोगों को ज्ञानवान बनाने का, जो अपने कैडरों ज्ञानवान बनाने का जिसको करना है, समाज जितना बनेगा वो बनेगा, लेकिन जो ज्ञानवान लोग होंगे, जितने लोग तैयार होंगे, जितने प्रशिक्षित लोग होंगे, वो जितनी मात्रा में आपके पास होगा वही आप जो है उससे निर्णय निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि मतलब हम चाहे कितनी बातें करें, बेहतर बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, तो हर आदमी की, हर व्यक्ति की मतलब अपनी अपनी अलग एफिशिएंसी है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बैठकर, अभी ये चीज़ें निकल गई हैं, दोबारा से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। और बहन जी मैं आपको बता दूँ कि जब उस वक्त वामसेव का सभी साथी बैठे, जो पुराने साथी हैं, हर एक के बच्चे, हर एक की महिलाएं कार्यक्रमों में जाती थी, वहीं रहती थी
जब तक कार्यक्रम नहीं होता था, एक दो मतलब अलग बात है कि एक दो मतलब काम हुआ निकल गई, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारी महिलाएं सब मतलब हर उसमें रहते थे, हर कार्यक्रम में रहते थे। और फिर उनके साथ से मतलब 2 महिलाएं और भी आती थी, ऐसा नहीं था कि महिलाएं नहीं आती थी। लेकिन जो 2-3 साल 4 साल से मतलब 4-5 साल हो गए लगभग इस चीज़ देखते हुए, तो जो महिलाओं का एकदम से मतलब जो है आना, मतलब जो हमारे परिवारों का, वो किसकी पारिवारिक समस्या क्या हो सकती है या किसी चीज़ हो सकती है रही है। लेकिन जो साथी लोग भर्ती हुए थे सब लोग जानते हैं कि हमारे सारी महिलाएं मतलब वहीं रहती थी, बच्चे हमारे काम करते थे, झंडे लगाते थे, सब मतलब काम करते थे। लेकिन वो जो क्या कह सकता हूँ, परिस्थितियाँ कैसे बदली, क्या नहीं बदली, प्रायोरिटी पर नहीं रखा, ये सच्चाई है। तो जब तक हम ये प्रायोरिटी पर ये काम नहीं रखेंगे तब तक ये हो नहीं सकता। और केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम संगठन के साथ जुड़े रहें तो चलता रहेगा संगठन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो लोग तैयार होंगे वो बिना प्रशिक्षण के, बिना लगातार चीज़ों के, लगातार मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी हमारी मीटिंग्स की बढ़ेंगी तो उसमें उतने ज़्यादा लोग बूस्टअप होंगे। तो एक्चुअली हमारे जो आपस का जो मिलना